नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। उत्तर प्रदेश विशेष में स्वागत है आपका। खबरों की शुरुआत करेंगे तो रायबरेली से खबर। पेट्रोल पंप कर्मी से 8 लाख की लूट में बैंक में कैश जमा करने जा रहे कर्मचारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बंदूक की नोक पर 8 लाख रुपए लूटे हैं। बता दें, बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। घटनास्थल से 2 किलोमीटर आगे बाइक छोड़कर बदमाश फरार हो गए। बता दें, महाराजगंज थाना क्षेत्र के कुबना पुल की ये घटना है। तो रायबरेली से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पेट्रोल पंप कर्मी से 8 लाख की लूट, बैंक में कैश जमा करने जा रहे कर्मचारी से लूट की और बंदूक की नोक पर 8 लाख रुपए लूटे गए। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और घटनास्थल से 2 किलोमीटर आगे बाइक छोड़कर बदमाश वहां से फरार हो गए। फिलहाल आपको बता दें, महाराजगंज थाना क्षेत्र के कुबना पुल की ये घटना है। संवाददाता रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। रोहित, बदमाश बाइक छोड़कर भाग जाते, 8 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देते, क्या कोई सुराग पुलिस के हाथ लग पाया? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, दिन दहाड़े पेट्रोल पंप कर्मी से 8 लाख की लूट होने से एक बार जरूर हड़कंप पुलिस प्रशासन मच गया, लेकिन पुलिस की सक्रियता जरूर देखने को मिली है। पुलिस ने जो तत्काल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जो लुटेरा था उसको गिरफ्तार कर लिया है। वही एक बाइक भी मौके से बरामद कर लिए। अभी दूसरा आरोपी फरार बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की सतर्कता के चलते ही एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। लेकिन जिस हिसाब से दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम लुटेरों ने दिया है, ये काफी पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बड़ी घटना जरूर कही जा सकती है। ठीक, क्योंकि बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। 8 लाख रुपए की बंदूक की नोक पर जो लूट की वारदात को अंजाम दिया है। सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर जनता अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करे। जी बिल्कुल, ये सवाल जरूर बनता है, क्योंकि जब दिन दहाड़े लूट होगी, वो भी 8-8 लाख रुपए की लूट होती है, तो जरूर पुलिस के लिए सवाल निशान जरूर खड़े होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए, लूट के चंद मिनट बाद ही एक लुटेरे की गिरफ्तारी भी हो जाती है। वहीं उसके जिस बाइक से लूट की घटना को अंजाम दिया था, वो बाइक भी पुलिस के ने हिरासत में ले लिए। वही दूसरा लुटेरा अब फरार है, लेकिन बताया जा रहा है दोनों लुटेरे महाराजगंज थाना क्षेत्र के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। और वहीं सिद्धार्थनगर में सीओ सदर ने कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई। बिना मास्क के पोलिंग बूथ पर पहुंचे सीओ सदर महेंद्र प्रताप सिंह, जहां मधुबेनिया बूथ का निरीक्षण कर रहे थे। वो सीओ सदर महेंद्र प्रताप सिंह निरीक्षण के दौरान उन्होंने बिना मास्क के बूथों का निरीक्षण किया। तो बता दें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर उन्होंने फटकार भी लगाई है, लेकिन खुद ने क्या किया वो भी देखिए। तो सिद्धार्थनगर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। खाकी वाले ही नियमों की धज्जियां जब उड़ाएं तो फिर जनता कैसे नियमों का पालन करेगी। देखिए जरा, सीओ सदर बूथ का निरीक्षण करने पहुंचे, लेकिन खुद मास्क नहीं पहने। दूसरों को मास्क पहनने की नसीहत जरूर दे रहे होंगे, लेकिन खुद उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ है। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको सीओ सदर की, जो निरीक्षण करने पहुंचे थे बूथ की, लेकिन खुद ने मास्क नहीं पहना है। जनता से जरूर उन्होंने कहा होगा मास्क पहनने के लिए, लेकिन अपने आप उन्होंने कोरोना के नियमों का कितना पालन किया है वो आप इन तस्वीरों से साफ अंदाजा लगा सकते हैं। खाकी वाले ही इन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और बाराबंकी से खबर। पूर्व जिला पंचायत सदस्य के भाई की दबंगई सामने आई। बीच सड़क पर परिवार के साथ मारपीट की है। बीच सड़क पर चालक की पिटाई कर डाली। बता दें, परिवार की महिलाओं के साथ बदतमीजी भी की है। नेताजी के भाई की दबंगई कैमरे में कैद हो गई। रामनगर थाना इलाके के सुढ़िया मऊ की घटना है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा। पूर्व जिला पंचायत सदस्य के भाई है ये, इनकी दबंगई देखिए जरा। महिलाओं से भी बदतमीजी दिखाई है।
एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। सुधिया मऊ की ये घटना है। देखिए देखिए किस तरीके से बदतमीजी की जा रही है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य के भाई की ये दबंगई की तस्वीरें। देखिए महिलाओं से किस तरीके से बात कर रहे हैं। एकदम चुप रहिए, एकदम चुप रहो। संवाददाता भोलानाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं बाराबंकी से। भोलानाथ, पूर्व जिला पंचायत सदस्य के भाई की ये दबंगई की तस्वीरें जब सामने आई, महिलाओं को भी यहाँ पे नहीं छोड़ा है बदतमीजी करने से, क्या कोई कार्रवाई की गई? देखिए बिल्कुल बता दें, रामनगर थाना क्षेत्र के सुड़िया मऊ गांव के पास का मामला है, जहां पर ये जो महिलाओं के साथ परिवार था, ये शाहजहां से पहले जा रहे थे। इनकी गलती सिर्फ महज इतनी थी कि इनकी गाड़ी की ठोकर वो दबंग की गाड़ी में लगी, जिससे उसकी गाड़ी की डिग्गी पिचक गई थी, जिसको लेकर उसने दबंगाई दिखाते हुए उसके चालक को के साथ न कि सिर्फ मारपीट की, बल्कि उस गाड़ी में सवार थी 3-4 महिलाएं, जिनको भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। कार्रवाई की बात करें तो इसकी सूचना हमने खुद फोन पर थाना प्रभारी रामनगर को दी थी, लेकिन 1 घंटे बीत गया, अभी तक वहां पे मौके पर कोई भी पुलिसकर्मी नहीं पहुंचा है। ये कंडीशन है वहां पे। ये चूंकि पप्पू सिंह एक जिला पंचायत सदस्य रामनगर क्षेत्र से पूर्व जिला पंचायत सदस्य हुआ करते थे, ये उन्हीं का भाई है। इसको लेकर दबंगाई करता नजर आया। चालक के साथ मारपीट के साथ साथ ये अपनी जो कार थी, कार में शायद पिस्टल रखी होगी, तो उसको लेकर के कह रहा था कि पिस्टल निकाल के लाओ, इसको गोली मार दे। इतनी दबंगाई बीच चौराहे पे जिस तरह मारपीट की गई है, ये कहीं न कहीं बहुत दुखद घटना है। जो जिस तरह बिल्कुल दुखद घटना तो है ही, लेकिन यहाँ पर जो नशा चल के बोल रहा है वो किस चीज का नशा है, ये भी साफ दिख रहा है कि आखिर आप पूर्व जिला पंचायत सदस्य के भाई है, तो इस तरीके से दबंगई दिखाएंगे क्या? ठीक है, आप किसी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, कोई कारण है, लेकिन महिलाओं के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जाता है क्या? देखिए बिल्कुल बता दें, चूंकि जिला पंचायत सदस्य का भाई है, राजनीतिक पार्टियों से ताल्लुक रखता है, तो दबंगई उसी को लेकर के वो दबंगई करता नजर आया है। जिस तरह चालक के साथ मारपीट की गई, चालक को भद्दी भद्दी गालियां दी गई, उसको पास के खाई में गिरा दिया गया। जो उसके बाद जब महिलाओं ने इस बात को रोका कि भाई जो नुकसान आपका हुआ है वो नुकसान आप ले लीजिए, मारपीट मत करिए, किसी को मारिए मत, तो महिलाओं को गाली करने लगा। ये कंडीशन थी वहां पे। जो जब मौके पर पहुंचे तो जब हम खुद वीडियो बनाने लगे इसकी, तो उसकी गाड़ी में 2-3 और महिलाएं थी, तो उन लोगों ने मना किया वीडियो मत बनाइए। तो हमने देखा कि मामला वहां पे गड़बड़ हो रहा है, तो हमने रामनगर थाना प्रभारी को फोन करके सूचना दी कि यहाँ पे फोर्स भेजिए, अन्यथा कोई बड़ी घटना घट सकती है। बावजूद इसके वहां पर फोर्स नहीं पहुंची अभी तक। जी ठीक है, चलिए भोलानाथ, बहुत शुक्रिया। और वहीं यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर वोट डाले जा रहे हैं। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस रखी है। 2 तस्वीरें देखिए, पहली बाराबंकी और दूसरी तस्वीर औरैया जिले की है, जहां पर पुलिस के आला अधिकारियों ने बूथों को देखने के लिए पहुंचे हैं, वहां का जायजा लिया है। बाराबंकी में जहां एसडीएम पंकज सिंह ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर पोलिंग बूथों का जायजा लिया है। वहीं औरैया में डीएम सुनील कुमार वर्मा और एसपी अपर्णा गौतम की तरफ से संवेदनशील और असंवेदनशील बूथों पर मतदान कर रहे लोगों का वहां पर जायजा लिया गया और बूथों का भी जायजा लिया गया। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मतदान के वक्त किसी भी तरीके की कोई कमी ना रहे। और ये तस्वीर आपको बाराबंकी की दिखा रहे हैं। जो तुम्हारे कर्मचारी या जानने वाले हैं, करो थोड़ा सा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोविड की विषम परिस्थितियां हम लोगों के सामने हैं, उसके बाद भी किसी तरीके से हम लोगों ने पोलिंग पार्टियां कल सही समय पर रवानगी की और आज हर जगह पूरी तरीके से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से चुनाव हो रहा है। कहीं भी कुछ बीमार होने की शिकायतें हमारे मतदान कर्मियों की थी, जिनको हम लोगों ने रिजर्व से बदल दिया है। हर जगह पूरे तहसील में सभी बूथों पे, मतदान केंद्रों पे हमारे यहाँ शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से चुनाव चल रहा है। कहीं कोई नहीं। बड़ी चुनौती है, कोविड काल में मतदान हो रहा है।
और जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड की विषम परिस्थितियां हैं, फिर भी लोगों ने लोकतंत्र में आस्था दिखाते हुए पूरी तरीके से बढ़ चढ़ के मतदान में भी जहां तक संभव हो सका है वहां तक मास्क का, सैनिटाइजेशन का और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करना। और ये तस्वीरें औरैया की, जहां औरैया में डीएम सुनील कुमार वर्मा और एसपी अपर्णा गौतम पहुंचे और संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर मतदानों का जायजा लिया है। तो लगातार तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बता दें, पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे तो मेरठ से खबर। आईजी प्रवीण कुमार लगातार बूथ का निरीक्षण कर रहे हैं। लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की भी उन्होंने बात कही है और गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी उन्होंने बात कही है। वहीं चुनावी मैदान में 7 प्रत्याशी हैं और 4 बूथ बनाए गए हैं। तो 7 प्रत्याशी और 4 बूथ। इस बीच आईजी प्रवीण कुमार लगातार बूथ का निरीक्षण कर रहे हैं। तो लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए खास बात कही है उन्होंने। गाइडलाइन का पालन न करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी उन्होंने बात कही है। और ऐसे में आपको बता दें, चुनावी मैदान में 7 प्रत्याशी और 4 बूथ हैं। देखिए, सभी अधिकारी लगातार गतिशील हैं और हम लोग लगातार भ्रमण करके सुनिश्चित कर रहे हैं कि आम मतदाता कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें और जो भी खुराफात करेगा उसको सख्ती से कार्रवाई करेंगे। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि सामाजिक दूरी को लेकर के हर एक जिले में व्यवस्था कहीं ना कहीं भंग नजर आई है। सर, यहाँ की बात करी जाए तो क्या व्यवस्था चल रही है? कोशिश है, लोगों को बताया जा रहा है, जहाँ जहाँ पे व्यतिक्रम मिल रहा है वहाँ पे कार्रवाई भी की जा रही है। ये खबर आपको दिखा रहे हैं हम। फिलहाल ये तस्वीरें मेरठ की हैं। मेरठ से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लोगों को कोविड गाइडलाइन का पालन कराते हुए मतदान कराया जा रहा है। और वहीं यूपी में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 59 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया है। बता दें, दावा था कि लॉकडाउन से कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिलेगी। इस बारे में नोएडा के सीएमओ का क्या कहना है, सुनिए। नहीं, देखिए, अगर वीकेंड पे या कहीं कोई कर्फ्यू लगेगा तो नेचुरल बात है, कुछ फ़ायदा तो होगा ही। अब क्या इसमें हो रहा है ये अभी डाटा हम पे नहीं आया, जब आएगा तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर ग्राउंड पर देखा जाए, क्योंकि आप भी जा रहे हैं, आपकी टीम जा रही है, क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है इसका? असर तो देखिए, जब सरकार कर रही है तो सरकार कोई गलत तो करेगी नहीं। सरकार तो अच्छे के लिए, भले के लिए करेगी, सब लोगों का भला चाहेगी और ये कर भी रही है। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय सरकार करेगी तो अच्छा ही करेगी। हम लोग तो सरकार के ही मुलाजिम हैं और अच्छा ही देखने को मिलेगा। सर, कोविड के जो मरीज हैं उनको बेड नहीं मिल पा रहे हैं, इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे यहाँ बेड की कोई कमी नहीं है। कुछ बीच में दिन में ऑक्सीजन कुछ कम थी, अब वो भी धीरे धीरे पूर्ति होती जा रही है और हमारे यहाँ बेड प्रचुर मात्रा। 59 घंटे के वीकेंड कर्फ्यू के बाद जो असर ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है, जो गाड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं कम संख्या में तो हैं, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आम जनता उसका पालन करती हुई नजर आ रही है। आप देखिए, हम इस वक्त जो है जो यहाँ पर बोटेनिकल गार्डन चौराहे पर हैं और आप देखिए जिस तरीके से जो गाड़ी है वो यहाँ पर आवन गमन पूरी तरह से जिस तरीके से चलना चाहिए उस तरीके से चल रहा है, लेकिन कम संख्या में गाड़ियाँ इस वक्त यहाँ पर चल रही हैं और कहीं ना कहीं जो लोग हैं उसका पालन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। यातायात को लेकर भी पूरी तरह से लोग पालन कर रहे हैं और जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो लगातार वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया सरकार द्वारा उसका असर देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट ताहिर के साथ मिंसान समान, न्यूज़ वन इंडिया। बिजनौर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें, वायरल वीडियो में खुली सरकार की पोल, जहां सरकारी अस्पतालों की पोल खुलती नजर आ रही है। एल्चो अस्पताल में 3 दिनों से ऑक्सीजन खत्म है। मरीजों को 3 दिन से ऑक्सीजन नहीं मिली। सरकारी अस्पताल के ज्यादातर स्टाफ भी गायब है। तो जिले में भगवान के भरोसे ही मरीजों का इलाज हो रहा है। सरकारी अस्पतालों की अगर बात करें तो ज्यादातर स्टाफ यहां गायब बताया जा रहा है। मरीजों के इलाज की बात करें तो भगवान भरोसे इनका इलाज हो रहा है। आखिर कैसे मरीज ठीक होंगे, बड़ा सवाल। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही बिजनौर में सामने आ रही है।
L2 अस्पताल में जो तस्वीरें सामने आई हैं, बता दें लगातार जहां सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि मरीजों का इलाज वक्त रहते हो, लेकिन ये सरकारी अस्पताल की ही तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे तो लखनऊ के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए बोकारो से ऑक्सीजन की दूरी के जो दूसरी खेप है वो ट्रेन चारबाग स्टेशन पहुंची है। बता दें जानकारी के मुताबिक बोकारो से 4 टैंकर ऑक्सीजन लेकर ट्रेन आई है। ऑक्सीजन की इस बड़ी खेप के आने से राजधानी में प्राणवायु की किल्लत दूर होने की पूरी उम्मीद है। दरअसल कई अस्पतालों से लगातार अभी भी ये खबरें आ रही हैं कि मरीज के तीमारदारों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और एक और ट्रेन बोकारो से रवाना हो गई है ऑक्सीजन लेकर, जो रात तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए लगातार सरकार कोशिश कर रही है। बहरहाल बोकारो से ये दूसरे खेप ऑक्सीजन की पहुंच चुकी है, एक और ट्रेन रात तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। और वहीं गाजियाबाद में मोदी नगर में ऑक्सीजन की कालाबाजारी सामने आई है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में ऑक्सीजन की सौदेबाजी करते नजर आ रहे हैं तस्कर। बता दें लगातार जहां लोगों की जान बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, वहां तस्कर ऑक्सीजन की तस्करी कर रहे हैं। 22,000 सिलेंडर की कीमत बता रहे हैं और उसी के साथ कई और शर्तें भी रख रहे हैं। सुनिए जरा। है 20,000 रुपये सिलेंडर की सिक्योरिटी है। सुन लो मेरी बात को पहले, 2,000 रुपये की गैस है। 10 दिन के अंदर सिलेंडर मेरे पास वापस आ जाना चाहिए, तो आपको 2,000 रुपये काट के 18,000 रुपये आपके हाथ पे रख दूँगा। नहीं आता है तो 18,000 रुपये खत्म। ये सब चीज़ लिख के दूंगा। गलत नहीं करूँगा, ना गलत फायदा। खाली सिलेंडर ला के दे दूंगा आपको। बहुत जी खाली सिलेंडर ऐसा है, मैं समझा देता हूँ। मैं ले भी लेता हूँ। समस्या क्या है, जिसका भी लाओगे तो मेरे नाम की रिपोर्ट लिखवा देगा, साहब इन्होंने मेरा सिलेंडर चुका दिया। ना ऐसे क्यों होगा? ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अपने मर्ज को आप ही तो समझोगे कि कहाँ पे दर्द है, कहाँ पे कैसे है। मैं तो कहूँगा यार ठीक है, दोनों टैंक बढ़िया चल रही है। तो ये 15 लीटर का कितने लीटर का होगा? ये होगा 46 लीटर का, ये बड़े वाला। बड़े वाला? हाँ। 40। हाँ। 20,000 रुपये 18 दिन बाद? 18 नहीं 18 नहीं, 22,000 रुपये देने आपको। 22,000 रुपये देने। 2,000 रुपये गैस के, 2,000 रुपये की वो मतलब 20,000 रुपये सिक्योरिटी के। तो आप 18 फिर तो 4,000 हो गए ना? फिर तो 4,000 रुपये हो गए। मैं आपको जो है वापसी पे 18,000 रुपये दूंगा। 22,000 लेकर 18 दोगे? जी। 10 दिन बाद? 10 दिन बाद 20,000। और खबर हरदोई से ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर पुलिस की कार्रवाई सामने है। सांडी पुलिस ने 2 ऑक्सीजन तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 35 ऑक्सीजन के सिलेंडर भी बरामद किए गए हैं। बता दें मुख्य आरोपी मौके से भाग निकलने में फिलहाल सफल रहा है। 35 ऑक्सीजन के सिलेंडर बरामद किए गए हैं। सांडी पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। और कोरोना की दूसरी लहर में भयावह होते हालात के बीच देश में ऑक्सीजन के साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भी मारामारी जारी है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया कई बार कह चुके हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत कोरोना के 90% मरीजों को नहीं पड़ती। बावजूद इसके रेमडेसिविर के लिए हर तरफ हाय तौबा मची है। देखिए। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में तांडव मचा रखा है। ऐसे में ऑक्सीजन के साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए पूरे देश में मारामारी है। कोरोना काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मरीजों के तीमारदार इधर उधर भटक रहे हैं। कोरोना के संकट काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलना आसान नहीं है। यूपी के अलीगढ़ में मरीजों के तीमारदारों का आरोप है कि बगैर सिफारिश के उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल नहीं रहा। मेरे बड़े भाई हैं। हाँ जी। समीर कुमार से। हाँ। समीर कुमार जो ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। हाँ हाँ। पिछले 5 दिनों से। और डॉक्टर ने रेमडेसिविर इंजेक्शन बताया कि अर्जेंट है काफी। हाँ हाँ। तो 6 डोज लगनी है इसकी। और पिछले 5 दिनों से मैं रोज यहाँ चक्कर काट रहा हूँ। और मैं सुबह 9 बजे से लगा हुआ हूँ यहाँ पे, और अभी तक कोई मतलब जो है कागज की कोई कार्रवाई हो रही है, कोई कागज कार्रवाई होती है ना
कभी सीओ साहब नहीं मिलते हैं, कभी डीआई साहब नहीं मिलते हैं। वजह से यहाँ पे है, लेकिन यहाँ आश्वासन दिया जा रहा है कि अभी आ रहे हैं डॉक्टर साहब, अभी दे रहे हैं, एक देंगे ये देंगे, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आ रही है सर, हमने फाइल दे दी है सुबह 9 बजे से और अभी तक कोई उसका यूज नहीं है सर। फादर भर्ती है बरोड़ में जी, मैं लास्ट 3 दिनों से आ रहा हूँ। जब भी डेली आते हैं हम लोग, सुबह आते हैं, हमें 4 से 5 बजे के लास्ट में ही डोज मिल पाती है, जब भी मिल रही है। और आज का ये हो रहा है कि जैसे कि आज हमें लास्ट डोज की ज़रूरत है, अगर वो डोज नहीं लेते तो सारी डोज बेकार जाती हैं, ऐसे डॉक्टर द्वारा बताया गया। अलीगढ़ के कई प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर कोरोना मरीजों के लिए रेमडेसिविर लिख रहे हैं, लेकिन कोरोना के संकट की घड़ी में रेमडेसिविर इंजेक्शन पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। आज हम आए हैं जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ऑफिस में। कल भी यहाँ रात को खूब ज़बरदस्त तरीके से हंगामा हुआ, जो कि रेमडेसिविर को लेकर के था। इनका कहना था कि कुछ खास लोग हैं जिनको रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। और आज भी हम आए हैं तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में मरीजों के परिजनों की भीड़ लग रही है। लोग बाग रोजाना की रोजाना सुबह यहाँ 9 बजे रेमडेसिविर के लिए आते हैं और रात के 9 बजे के करीब वो एक रेमडेसिविर लेके जाते हैं, जबकि रेमडेसिविर इंजेक्शन में पहली डोज 2 इंजेक्शन की है, उसके बाद एक डोज का इसमें इंजेक्शन है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लोगों को पहली बार में ही एक इंजेक्शन दिया जा रहा है। जब हमने यहाँ बात करने की कोशिश करी सिस्टम की, तो सिस्टम के नाम पर सीएमओ के साइन होने हैं, सीएमओ यहाँ से गायब है। रेमडेसिविर के लिए हर ओर अफरा तफरी मची है, लेकिन असलियत तो यह है कि डॉक्टर रेमडेसिविर को कोरोना के इलाज के लिए रामबाण नहीं मानते हैं। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया कई बार कह चुके हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत कोरोना के इलाज करवा रहे 90% लोगों को नहीं पड़ती है। अब भले ही देश के सबसे बड़े अस्पताल के डायरेक्टर कह रहे हों कि रेमडेसिविर की जरूरत कोरोना के हर मरीज को नहीं पड़ती, लेकिन रेमडेसिविर की धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही है। 1000 से 3500 रुपए में मिलने वाला रेमडेसिविर ब्लैक में 20 से 30 हजार तक की ऊंची कीमत पर बेची जा रही है। अलीगढ़ से योगेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में था ही। खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।